अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी एक तो बड़े अरसे से गर्म है और फिर 9 मई के वाक़े के बाद सियासी सूरत हाल जो है वो मज़ीद शिद्दत भी अख्तियार करती जा रही है। लेकिन जब हम इस सारी सियासी सूरत हाल में नज़र डालते हैं तो एक बात बड़ी वाज़ेह होती है, वो ये है कि अब जो एक बड़ा मुतालबा था ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का इलेक्शन का, तो इलेक्शन अब दूर नहीं है। मौजूदा सियासी सूरत हाल इस बात पर को अयां कर रही है कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन दूर नहीं है। पर सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्शन होंगे जिसमें अवाम भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी, भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी, क्या इमरान खान साहब उन इलेक्शंस का हिस्सा होंगे या नहीं, ये एक मुअम्मा है। उसकी वजह यह है कि अल कादिर ट्रस्ट और फॉरेन फंडिंग में कहीं ना कहीं खदशात ये हैं कि शायद इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई जो सियासी तरतीब है उस पर नज़र डालते हैं तो वो भी बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत जो है वो धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ को छोड़ रही है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत हमेशा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये वो तमाम लोग हैं, इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो जब इमरान खान साहब के साथ नहीं थे 2013 के इलेक्शन में, तो इमरान खान साहब वो इलेक्शन हार गए थे। अब जब ये इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे दर्जे की क़यादत इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगी और खान साहब पर पाबंदी होगी, तो तहरीक इंसाफ के लिए तकरीबन नामुमकिन होगा इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज़ देना। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है MQM की। हमने देखा कि जैसे कायद MQM पर पाबंदी लगी तो उसके बाद MQM बुरी तरह नाकाम हो गई, जबकि MQM के साथ उसका लासानी वोट जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्शन के दौरान भी एग्जिस्ट करता था। जबकि तहरीक इंसाफ के साथ ना कोई लासानी वोट है ना कोई मजहबी वोट है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरे दर्जे की क़यादत ना होने की वजह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन जीतना। क्योंकि इलेक्शन तभी जीता जाता है, इलेक्शन में तभी फुली पार्टिसिपेट होता है जब नीचे जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो इलेक्शन में कंपेन कर रही हो। तो सवाल ये कि जब दूसरे दर्जे की क़यादत ही नहीं होगी, अकेले खान साहब होंगे और कुछ लोग होंगे उनके साथ, तो इलेक्शन कंपेन कौन करेगा। और फिर अब तहरीक इंसाफ के डायनामिक्स को देखते हैं तो उसके अंदर धड़ेबंदियां शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काफ लीग में धड़ेबंदियां थी और फिर बिलाखिर काफ लीग मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसका वो वजूद नहीं रहा जो कि था। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियां किससे ढकी छुपी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब अपना अलग से ग्रुप बना चुके हैं, अनाउंस भी कर चुके हैं। फवाद चौधरी, इमरान इसमाइल, उनकी मुलाकात हुई, वो हम सब ने देखा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक साहब वो अपना अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं और जो बची खुची क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनको संभालेंगे शाह महमूद कुरैशी। तो यूँ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और जब 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ तो इमरान खान साहब का नारा था भाई मैं तो 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जो है वो जीत जाऊंगा। तो वो 2/3 अक्सरियत का फार्मूला उनका मान भी लिया जाए तो वो भी अब 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो उनका जो वोट बैंक और वोट टारगेट था वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब सवाल सिर्फ यहाँ ये पैदा होता है जो इमरान खान साहब को या जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके लिए है कि अब क्या तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकन थे जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और परवेज़ खटक साहब, ये मिलकर एक पार्टी बनाएंगे या अलग अलग से पार्टी होगी। और ओवरऑल जब हम देखेंगे सारे सिनेरियो में तो फ़ायदा इन सभी को हो रहा होगा। अगर नुकसान हुआ है या होगा तो वो इमरान खान साहब को होगा। वो नुकसान क्यों हुआ? वो उनके बयानी की वजह से हुआ, वो नुकसान उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, वो नुकसान उनके नज़रियात की वजह से हुआ और उनकी उस वोटर की तरबियत की वजह से हुआ जो उन्होंने पूरे 13 महीनों में किया। भाई लड़ना है तो शहबाज शरीफ से लड़िए, इमरान खान साहब से लड़िए, जरदारी साहब से लड़िए। पॉलिटिकल अगर आपको बेनिफिट लेना है और सियासत करनी है तो हमेशा आपका जो मुकाबला है वो सियासतदानों के साथ होगा। इमरान खान साहब के नज़रियात, उनका सियासत और उनका बयानिया जो है वो सिर्फ एक तरफ फोकस होता दिखाई देता है और वो है अफवाज पाकिस्तान। वो लगता था इमरान खान साहब ने सियासत जो है वो फ़ौज के साथ करनी है, तो इसीलिए उनका हमेशा से वो जो है वो 13 महीने वही टारगेट रहा, जिसका अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को खुद पहुँचाया था। इस बदलती सूरत हाल पर बात करेंगे, साथ ही मौजूदा सूरत हाल किस सिमत जाएगी, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल होगा क्या, इन सारे मामलात के बाद इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा जनाब अली गोहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं। खोखर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर साहब तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब भी मेरे साथ हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। ज़हीर खोखर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? अच्छा, सलमान आबिद साहब, सलमान साहब ज़रा बताइएगा क्या लगता है इस सारी जो डेवलपमेंट है पिछले कुछ दिनों की, उसके बाद तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल सर? देखिए, एक बात पाकिस्तानी सियासत में आप समझ लें कि जो वोट बैंक होता है वो लीडर का होता है। वो शाह महमूद कुरैशी का नहीं है, वो जहांगीर तरीन का नहीं है, वो अलीम खान का नहीं है, वो परवेज खटक का नहीं है सर। PTI का जो वोट है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान के गिर्द घूमता है।
इसलिए ये जो जितनी आप धड़ेबंदियों की आपने बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलेक्टेबल्स हैं वहां तो वो को थोड़ा बहुत रेलिवेंट होगा, लेकिन जो हमारी अर्बन बेस्ड पॉलिटिक्स है और छोटे शहरों के अंदर, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपने इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इलेक्शन के बारे में ये तय कर लें कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है और वो बाहर निकालकर इलेक्शन लड़ना है और उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उससे तो फिर इलेक्शन के मामलात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। हमने तो नहीं, मुझे जाती तौर पर लगता है। देखिए दो तीन चीजें आपने हाईलाइट कर दी, मैं उसको चाहूंगा कि जरा उसको क्लियर कर दें। एक तो सर, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपने इलेक्टेबल्स का रोल तकरीबन सिफर कर दिया इस मुल्क के अंदर। अगर रोल इतना ही सिफर होता तो खान साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर होते। अगर इलेक्टेबल्स का रोल इतना ही सिफर होता तो खान 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बिना इलेक्टेबल्स के प्राइम मिनिस्टर होते। तो नहीं हो सका सर ऐसा। उसके अलावा जितने बाय इलेक्शन हुए उनके दौर में वो सारे हार गए। और फिर एक बड़ा तबका है इलेक्टेबल्स का जिनका एक अपना वोट बैंक है, जिसमें इंटीरियर पंजाब है, जिसमें इंटीरियर सिंध है, जिसमें पूरा बलूचिस्तान है, जिसमें बेशतर केपीके के इलाके हैं, जो कि पाकिस्तानी जब हम पॉलिटिक्स पे नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं उन इलेक्टेबल्स का वोट है। ऑफ कोर्स मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि लीडर का अपना वोट बैंक होता है, बट जो रोल इलेक्टेबल्स का है या ग्राउंड वोटर्स का होता है, हल्के के वोटर्स का होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, नाअहल हमने तो नहीं करना ना सर। नाअहल के लिए तो केसेस चल रहे हैं उनके। हम तो नहीं चाहते कि वो नाअहल हों, हम चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हों। अगर एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा भी होते हैं और नाअहल नहीं भी होते, तब भी जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो डिवाइड तो हो चुका है ना सर, लीडरशिप के जरिए। ये कैसे हम असेस कर रहे हैं कि वोट डिवाइड हो गया है? पहली बात तो ये, इंतखाबात तो हुए नहीं है पहली। दूसरी बात ये कि मैंने इलेक्टेबल्स को डिनाई नहीं किया है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जुलाई में इंतखाबात हुए थे, 20 जिमनी इंतखाबात पंजाब में, सारे बड़े इलेक्टेबल्स जो हैं, बड़े बड़े खानदानों के लोग जो है वो हार गए थे इलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान का इलेक्टोरल डायनामिक्स कोई एक जैसा नहीं है कि हम उसको सदियों में बना दें। अभी आपके सामने राजनपुर के अंदर जो इलेक्शन हारा है, बाई इलेक्शन जो है, 37,000 या 39,000 वोटों से उन्होंने जीता है पीटीआई ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो बड़ी मेगा पार्टी है ना, वो पीटीआई की, वो वही होगी जिसको इमरान खान को लीड करेंगे या इमरान खान का शफकत का हाथ होगा। जो इमरान खान से बगावत करके बाहर निकलेंगे ना, तो वो फिर वो किसी खास कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक लार्जर कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। वेरी गुड। अली गौहर बलोच साहब, सर मैं कॉमेंट, अली गौहर बलोच साहब हल्के की सियासत करते हैं और ये उन चंद सियासतदानों में है जिन्होंने जो वो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, लोकल बॉडीज वाली, वहां से अपनी सियासत का आगाज किया। सर क्या ऐसा ही है कि लीडरशिप का इतना इंपैक्ट होता है कि अली गौहर का एक भी वोट नहीं है, सारे वोट नवाज शरीफ साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लीडरशिप का इम्पैक्ट ज़रूर होता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी लीडरशिप का सर। लेकिन डिपेंड करता है कि वो लीडरशिप का वोट बैंक जो है वो जितना जाहिर किया जा रहा है क्या एक्चुअली उतना है। चलें अभी हालिया बात कर लेते हैं जो मादी करीब में इलेक्शन हुए। जब तो आपने ख़ुद बताया कि जिस तरह से इलेक्शन जो कि ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जब इमरान नियाज़ी साहब बरसरे इक़्तिदार और बरजमान इक़्तिदार थे, तो उस वक्त तो ये 14 में से 13 इलेक्शन भी हारते थे। कोई ऐसा ज़िमनी इलेक्शन नहीं है कि जिसमें खान साहब के कैंडिडेट हैं जिन्होंने को मेरा ख्याल है मुकाबला भी को अच्छा किया। उसके बरक्स आ जाते हैं इन इंतखाबात की तरफ के जो जिसमें अभी सलमान साहब जिसका वो दे रहे थे हवाला। इन इंतखाबात में अगर देखा जाए तो वो मुल्तान की सीट हारी पीटीआई, कराची से जो पीपल्स पार्टी के एक मैं समझता हूँ कि वर्कर हैं वो इमरान नियाज़ी साहब के मुकाबले में जीते। मेरी तीसरी पीटीआई के टूटने से वोट बैंक नहीं टूट रहा, वोट बैंक बढ़ रहा है। पॉइंट ये है सर मेरे, देखें वोट बैंक बढ़ नहीं रहा। बात ये है कि अगर इमरान नियाज़ी साहब का वोट बैंक इतना ही था तो मुझे बताएं कि इनको ज़हीरुल इस्लाम साहब की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इनको जनरल फैज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इनको ईवीएम मशीनों की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ये 14 में से 13 इलेक्शन क्यों हारते थे। बात ये नहीं होती। मेरा बात करने का मकसद ये है, अगर इमरान नियाज़ी साहब का 10 या 20 दिन या महीना पहले वोट बैंक था तो ये हालात 10 दिन नहीं लगते, 10 घंटे नहीं लगते, एक रात में सिनेरियो पाकिस्तान की आवाम का चेंज होता है। ख़ास तौर पे जो अब इमरान नियाज़ी साहब का, देखिए दो चीज़ें होते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स वो
नून लीग भी कर रही, आज भी हम अपनी बातों से डिनाई तो नहीं कर सकते। कल तक हमने जिन लोगों का किरदार था, जो इसके सहूलतकार थे, जो इसके फैसिलिटेटर थे, जो इसको इक़्तिदार में लेकर आए, और आज भी कुछ लोग जो है अदलिया में या कहीं ना कहीं बैठे हुए आपको नज़र आते हैं जो इसकी नाजायज़ सहूलतकारी करते हैं, उन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर वो बैसाखियाँ नीचे से खींची जाएं तो खान साहब तो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। खान साहब का फिर वोट बैंक उन बैसाखियों के बगैर अगर खान साहब को देखें, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने एंटी स्टेट पॉलिटिक्स की है, एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट में फ़र्क है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स के किरदार पे आपको अगर आप वो पाकिस्तान के जहाज़ों को आग लगा दें, अगर पाकिस्तान के मोटरवेज जला दें, अगर आप रेंजर्स की चौकियां जला दें, तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये एंटी स्टेट। सर आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी स्टेट पॉलिटिक्स की, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुई, गौर साहब का ये मानना है। और उसके बाद सर ये कमेंट कीजिएगा, जब सारे लोग छोड़ जाएंगे, आप हल्के की सियासत करते हैं, तो फिर भी इमरान खान साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ का ये मानना है, सलमान साहब भी यही कह रहे हैं कि वोट बैंक तो भाई तहरीक इंसाफ का जूं का तूं खड़ा, जबकि तहरीक इंसाफ से 3 पार्टियां बन जाएंगी आगे। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। जी सबसे पहले तो मैं आपके जो से आपने गुफ्तगू का आगाज किया, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कि बरसगीर पाक व हिंद में 1857 से लेकर अब तक इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर एक पार्टी को फॉर्म किया, एक पार्टी को बनाया, और बगैर किसी ऐसी सपोर्ट के जो कि मुख्तलिफ पार्टीज को रही हैं, इमरान खान साहब वाहद इस के वो लीडर हैं कि जिन्होंने अपने एक लेमैन होने की हैसियत से इस पार्टी को बिल्ड किया। और उसके बाद जो स्ट्रगल उन्होंने की है, और तो 1857 के बाद जो 2 पार्टीज बनी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको भी सर आपने शक में डाल दिया सर, क्रेडिबिलिटी उनकी मशकूक कर दी सर। नहीं देखें ना, अगर आप उसको पढ़े, अगर आप तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त के जो नवाब थे, जो पाक व हिंद के और जो बड़े फैमिली के लोग थे, उनकी मदद से कांग्रेस की बनी, और फिर मुस्लिम लीग की जो है आपको पता 1906 में ये नवाब फकारुल मलक और ये जो बड़े बड़े लोग थे पाकिस्तान के, उनकी सपोर्ट से ये बनी। इमरान खान जो है वो एक ग्रास लेवल का आदमी था, और वो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने स्ट्रगल पर यकीन किया, उसने इस खित्ते के अवाम पर जो है वो अपने आप को उसने तमाम अपनी जो बाहर की दुनिया को छोड़ के वो पाकिस्तान आकर उसने लोगों को जगाया, लोगों को अवेयरनेस दी, और पाकिस्तान ने पहली दफा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया, बिल्ड किया, जो कि मैं समझता हूँ कि अवाम की सही मानों में तर्जमानी करती है, अवाम के मसाइल को समझती है, और सही तरीके से अवाम जो है वो इसी तरह उसके फोल्ड में आते गए। और पिछले 27 साल की मेहनत के बाद इमरान खान ने इस काबिल हुआ कि आज पाकिस्तान की गली गली में, नगर नगर में और हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तमाम पार्टियों से हावी। सर इतना बड़ा वजूद होगा तो लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं ना सर, आपके साथी जो पार्टी के बैकबोन समझा जाता है सारे छोड़ के जा रहे हैं। जी उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। देखें इतनी बड़ी पार्टी जब हो जाए तो फिर लोगों पे आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो है वो इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान का वोट बैंक है। जब तक इमरान खान जिंदा है इमरान खान का वोट बैंक कायम, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि जब भी इलेक्शन होंगे पार्टी जो है वो दो तिहाई अक्सरियत से जीतेगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। 2 तिहाई अक्सरियत बहुत बड़ा। खान साहब पहले दिन से इस पे बड़े फखरिया जो है वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ मैं ले लूँगा, तो क्या 2 तिहाई अक्सरियत खान साहब वाकई ले लेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, वैसे ये बड़ा एक हुकूमत तहरीक इंसाफ के सारे लोग कहते हैं कि जी हम बड़े पुरुमीद हैं, जो इस वक्त थोड़े बहुत बच चुके हैं, क्योंकि वो सारे चेहरे जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, वो सारे चेहरे जो इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट किया करते थे, अब इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं। तो आपने तो तहरीक इंसाफ को एक वन मैन शो, मतलब सॉरी टू से, आपने जो अपने रिमार्क्स दिए उससे मुझे यही फील हुआ कि इमरान खान साहब एक वन मैन शो है, सारी दुनिया उन्हें छोड़ जाए। तो जो खुद उन्होंने कहा कि बाकियों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो पर इलेक्शन कराओ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो सर ये एक नजूमी का जवाब तो हो सकता है कि भाई तुम बहुत वक्त के सिकंदर हो, बट ग्राउंड रियलिटीज़ को भी तो सामने रखना था ना। वोट डलना है, वोटर ने जाके वोट कास्ट करना है, लोगों ने टिकट्स लेने हैं, और इन्हीं इलेक्टेबल्स ने
जो है वो टिकट्स लेके इलेक्शन लड़ना है सर, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर होते तो वो मुझे सीट टिकट देते, वो आपको टिकट देते, वो खालिद को टिकट देते, वो एहसन को टिकट देते। उन्होंने भी सर सिवाय मुराद सईद के मुझे एक बंदा बताया ना जिसको यंग मैन को टिकट दिया और वो इलेक्शन जीत गया। अच्छा अदनान साहब, अब आप ऐसा करें, पंजाब असेंबली की जितनी नशिस्तें हैं और हालिया दिनों में पीटीआई ने जिन लोगों को पंजाब असेंबली की टिकटें जारी की हैं, जरा आप मुझे बता सकते हैं उसमें कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी? नहीं सर, ये आप किसी और डिबेट में चले गए। आप ये तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ना, मेरी बात सुने सर। हम लोग मीडिया में सुन ले सर, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से तासुर दे रहे हैं कि जैसे पूरी पीटीआई खाली होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब असेंबली की जिन लोगों को टिकटें मिली हैं उनमें से 15% लोगों ने अपनी टिकटें वापस की हैं। मैं आसान कर रहा हूँ, मैं आसान कर रहा हूँ सर, मैं आसान कर रहा हूँ, सवाल आसान कर रहा हूँ सर, सलमान भाई सवाल आसान कर रहा हूँ। मुझे समझाएं कि वो खान जो बिना इलेक्टेबल्स के 2013 का इलेक्शन हार गया, मुझे बताएं वो खान जो वजीर आजम बना और उसको जहांगीर तरीन के जहाज की जरूरत पड़ी, उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई है कि आप कह रहे हैं कि अब जब इलेक्शन होगा तो ही विल क्लीन स्वीप। इलेक्शन हार जाएंगे ना, आप इलेक्शन को कराए ना यार, हम पहले से नतीजा खस करके बैठते हैं भाई, इलेक्शन कराएं, इमरान खान। इलेक्शन तो होंगे ना सर, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, अक्टूबर में होंगे, बिल्कुल होंगे, होने चाहिए ना। हम देखेंगे ना पीटीआई में तो साहब कह रहे हैं कि मेरा मेरे साथ इंटैक्ट है, उनकी बात में कितना वजन है, दुरुस्त कह रहे हैं, वो तो नतीजा साबित करेंगे ना। ये बात ठीक है कि पीटीआई पे बड़ा प्रेशर है, पार्टी बहुत दबाव में है, हुई है, काफी लोगों को पीटीआई छोड़ा है, लेकिन सवाल ये है अभी तो 4 महीने 5 महीने पड़े हैं ना इंतखाबात में, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो अभी तो देखिए कि अगले 4-5 महीनों में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है। इमरान खान साहब कहां खड़े होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते भी हैं, नहीं होते हैं, उनकी पार्टी बैन होती है, नहीं बैन होती है, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप बन रहा है इसकी क्या पोजीशन होगी, ये जो मुस्लिम लीग काफ पे इस वक्त हवा भरने की कोशिश की जा रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा। जरदारी साहब लाहौर आके बैठ रहे हैं, वो क्या नतीजा निकालते हैं, तो अभी तो तय होंगी, आज के दिन को नहीं बैठा करेंगे। दिस इज वेरी राइट सलमान भाई, दिस इज वेरी राइट, बट आपने सारी वेटेज खान साहब को दे दी थी, तो मैंने इसीलिए हवाला दिया कि इस मुल्क में और भी सियासतदान और सियासी पार्टियां हैं सर। सारी वेटेज मैंने इमरान खान को कह रहा हूं, इमरान खान का ये दावा है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। अब इसका फैसला इंतखाबात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मेरा फैसला तो हम कर ही नहीं रहे ना सर, यू आर वेरी राइट, हम फैसला नहीं कर रहे। एज जर्नलिस्ट हम या सियासी तजिया जब देंगे तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बात करेंगे ना सर। फैसला तो मैं भी नहीं दे रहा है खान साहब हार गया इलेक्शन, फैसला तो वक्त बताएगा ना सर, बट हम एक एनालिसिस तो कर सकते हैं सिचुएशन को सामने रखते हुए। अली गौर बोलो। मैंने इस वक्त कहा कि पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है, अब वो इस मुश्किल से कितनी जल्दी अपने आप को रिकवर करती है ये तय करना है ना, बुनियादी बात। अली गौर बलोच साहब, बतौर गवर्नमेंट सर, इस मुल्क का हर बहरान ठीक करने की आपकी जिम्मेदारी है। माशी बहरान आपसे संभला नहीं गया, अवाम को रिलीफ आपसे दिया नहीं गया, सियासी बहरान इस कदर शदीद था जो कि इमरान खान साहब ने पैदा किया क्योंकि आप खान साहब को रोक नहीं सके। 9 मई के बाद सियासी बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया, तो हाउ यू विल टैकल ऑल दीज सर? देखिए अदनान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके सियाको सबाक आपकी बात के दुरुस्त करने की ज़रूरत है सर। देखिए सूरत हाल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि माशी हालात ठीक नहीं है, तो माशी हालात तो ज़ाहिर है माशी हालात ठीक थे, माशी हालात को ख़राब किया गया 2013 के धरनों से शुरू किए, और उसके बाद जब इमरान नियाज़ी साहब को बिठाया गया और फिर जिस तरह जितनी सब पुरानी बात होगी ना, आप दूसरा बजट देने लगे सर, आप जहाज में बैठे थे, आपने कहा मैं जहाज में बैठा, डॉलर नीचे आ गया। आप बात तो मेरी सुने ना सर, बात बर्दाश्त देखे ना, सलमान आबिद साहब ने बात की है, मैं यकीन करें मैं आपके प्रोग्राम मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, आप कह रहे हैं 2018 में जाओ, जहीर साहब की बारी आएगी, वो कहेगा 30 साल में इनकी हुकूमत रही, फिर जहीर साहब 30 साल को नहीं छोड़ेंगे, 30 साल तो किसको जवाब देंगे? 30 साल हमारी हुकूमत नहीं रही, दूसरी बात 4 साल नहीं छाड़ रहे सर, तो पहले 30 साल का जवाब दो। नहीं बात अब सुन ले आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2018 में जब इनको पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ये नहीं थे। अगर 2018 के इलेक्शन ना चुराए जाते, अगर आरटीएस सिस्टम बंद ना किए जाते, अगर नून लीग की लीडरशिप को जेलों में बंद ना किया जाता, अगर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जिस तरह बताया, बेंच ना बताया जाते, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग। अभी मेरे एक दोस्त आपके जवाब पे कमेंट करो भाई, आपने कहा कि इकोनॉमिक फिगर्स आपके दौर जब खत्म हुआ बहुत बेहतर थे, आप ठीक कह रहे हैं,
सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि इकोनॉमिक फिगर आप पुराने कंपेयर करें, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे आपने उनको उठाया, उन फिगर्स को उठाइए, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट कीजिए। आप तो पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन हुकूमत है सर। नहीं, बात ये है कि अभी तक जो इमरान नियाजी साहब का मुल्क के साथ दुश्मनी का किरदार है, वो कौन सा ऐसा दिन है या कौन सा ऐसा लम्हा है जब सामने नहीं आया। जब इनके अब आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे। सलमान आबिद साहब, यकीन करें आपके प्रोग्राम में मैं अभी सोच रहा था, मेरे तो दोनों मोहतरम हैं, भाई हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि तजिया कार के नीचे खोखर साहब के नीचे तजिया कार लिखें, तरीके आबिद साहब के नाम के नीचे तरीके इंसाफ होना चाहिए था। ये करेक्ट कर ले अपने प्रोड्यूसर को बोल के। वो देखें यार, भाई हैं मेरे को, मैं उनको साफ़ी को कोई खुदा न खास्ता मैं गुस्ताखी तो नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं मोहतरम, में बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे। देखिए बात ये है, तजिया वही होता है जो न्यूट्रल हो, चाहे आप किसी का अगेंस्ट करें, आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा सर, वो लेकिन एक पार्ट देखें ना, टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स ना, नहीं फैक्ट्स को कहीं सलमान साहब ने मोल्ड किया तो आप वो बता दें। फैक्ट्स और फैक्ट्स फिर मुझसे भी सुन ले। फैक्ट्स ये हैं कि इमरान खान, मुशर्रफ आया तो इमरान खान ने उसकी बूट पॉलिश किए। मुशर्रफ को जब रेफरेंडम हुआ था उसमें इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था। उसके बाद जनाब आप देख लें कि अभी जनरल फैज़, जनरल बाजवा, ज़हीरुल इस्लाम, मतलब एक तवील लंबी लिस्ट है। फिर मुझे ये बताया कि अंपायर की उंगली की वो जो थी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपकी आवाज़ नहीं आएगी सर, आप स्काइप पे मैं आता हूं आपकी तरफ। सलमान साहब, अंपायर की उंगली जो है उसकी टर्म किसने बताई थी। देखिए गुजारिश करने का मकसद ये है, आज इन्हीं के वज़ीर ख़जाना अपने सूबाई वज़ीर ख़जाना को हदायत दे रहे थे कि भाई ये लेटर लिख दें और मतलब IMF को रोके कि वो कर्जे न दे। आज के दिन तक कर्जे IMF ने नहीं दिए। हमारी हुकूमत ने अरबों डॉलर के कर्जे अपनी मदद आपके तहत उतारे हैं। और ये जो रोज़ डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान को करने का नारा और ख्वाब देखते थे, अल्लाह ताला ने इनके वो बुरे ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिए। पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ना हुआ है, ना इंशाअल्लाह ताला होगा। अब चाहे ये मुल्क में कोर कमांडर हाउस को आग लगाएं, चाहे ये मतलब है पाकिस्तान की वो मुझे देखे ना कि MM आलम के जहाज का जहाज नहीं था। अच्छा जी, वो पाकिस्तान की फजाइया का जहाज नहीं था। पाकिस्तान की फजाइया का मतलब है MM आलम का जहाज नहीं जलाना चाहिए, दूसरे जला देने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ उसको करेक्ट कर मकसद सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे आप पे शक कि आप पहले उस चीजों की मजम्मत करें जो कुछ पाकिस्तान तो मजम्मत कर चुका, तो मैंने फ्रेम करता सर बेटे हैं मियां नवाज शरीफ साहब किसके सियासी बेटे हैं, और जो ये माशाल्लाह की पैदावार हैं और उनकी ये बाकियात जो हैं इस वक्त दोबारा से पाकिस्तान को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अंपायर को साथ मिला के खेलने की आदी हैं और हमेशा से ये जो इनके वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा से जो है बूटों की पॉलिश की है और बूटों की पॉलिश करके अपना इक़्तिदार हासिल किया है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि जी हमारे दौरे इक़्तिदार में इकोनॉमी की बड़ी अच्छी हालत थी। मैं ये इनको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 2019 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिस तरह से बूस्ट किया था और कोरोना के बावजूद हमारी जो 6% ग्रोथ रेट जारी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी थी वो बड़ी बूम पर थी। फिर उसके बाद हमारा जो थी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी बूम पे थी। और फिर उसके बाद हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज जो था रेट, अली गौर साहब का कॉन्ट्रैक्ट सुन ले सर। सही साहब, टाइम की कमी है। अली गौर साहब ने IMF प्रोग्राम पर स्पेसिफिकली बात की है, वो आपने डीरेल किया था सर, ये बात तो हकीकत है। अली गौर साहब ने उस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात की है जो आप डीरेल कर गए IMF का। नहीं देखें मेरी बात सुने, ये तो अपने आप को समझते हैं ना इसहाक डार साहब को, जैसे आपने जैसे फरमाया कि जी वो जहाज से उतरेंगे और वो डॉलर जो है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। डॉलर आज भी जो है वो ओपन मार्केट में आप देखें तो वो 313-315 रुपए पे ऊपर जा रहा है। और इसी तरह वो डे बाय डे जो है वो डॉलर बजाय नीचे आने के और रुपया मजबूत होने के डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। इसी तरह बाकी जो करेंसीज हैं इंटरनेशनली वो भी ऊपर जा रही है। तो पाकिस्तान की कम से कम इकोनॉमी को तो ठीक करें। और दूसरा जो पाकिस्तान का ये जो हल है वो ठीक है, हम बहुत बुरे हैं, हमने इकोनॉमी का भी बुरा हाल कर दिया, हमने गवर्नेंस का भी बुरा हाल कर दिया, लेकिन आप इलेक्शन तो करवाएं, अवाम को हमारा इंतखाब करने दें, अवाम को बताने दें कि हम अच्छे हैं बुरे हैं। आपने ये क्यों कर फैसला कर दिया कि आप ये फिगर्स जो है जो कि आप गलत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने ये कर दिया, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं?
इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन तो टाइम पे होंगे, ब्रेक के बाद ब्रेक ले लो यार सलमान साहब से भी कमेंट ले, ब्रेक ले लो, टाइम पे होंगे वक्त अक्टूबर में। वेलकम बैक सलमान आबिद साहब। एक तो आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, टाइम मेरे पास कम है, मेरा छोटा सा बस एक सवाल ले लीजिएगा। खान साहब अब का अगला प्लान क्या है इस सारी सूरत हाल में? पार्टी भी टूट रही है, पॉलिटिकल टेंशन भी खान साहब के ऊपर है सर। तो कोशिश यही होगी ना कि किसी तरीके से हालात जो हैं वो उनके हक में आए और मामलात इंतखाबात की तरफ जाएं। अब वो इंतखाबात में कितने कामयाब होते हैं ये अलग बहस है, और दूसरी बात ये कि क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी इंतखाबात से पहले या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के का जो इस वक्त मामला है उसमें ये भी देखना है कि ये जो पंजाब में 2 नए ग्रुप लॉन्च किए जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप और खासतौर पे मुस्लिम लीग काफ, इसको इसकी क्या बेस बनती है और इसमें से क्या निकालने की कोशिश की जाती है वो भी देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 महीने में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सेट होगी उसी के अंदर से ये चीजें तय होनी है। अभी गौहर साहब ने जनरल मुशर्रफ की बात की है, अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब के जनरल ज़िया के साथ ताल्लुकात की भी थोड़ी सी रोशनी डाल देते। ये थोड़ा सा जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो डील करके नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे सऊदी अरब की मदद के साथ, उस पर भी रोशनी डाल देते। देखिए बात यह है, पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है। फिर उन्होंने कह देना पीटीआई, ये देखे ना लीडरों को मुल्क से सलमान साहब बाहर भेज देना, उनको कह दो जेलों में बंद कर देना। अली भाई टाइम दे दो, मैं सलमान साहब का टाइम। जी सलमान साहब, वो जो आपको याद है ना लबनानी के रफीक हरीरी साहब आए थे, उन्होंने एक तहरीरी माहिदा भी दिखाया था ना नवाज शरीफ के दस्तखतों से। बात यह है कि नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो या कोई भी सियासतदान हो, सब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने अपने दौर में अपने अपने मामलात समेटे हैं, उनके साथ इत्तेहाद किए हैं, उन्हीं की मदद के साथ सियासत भी शुरू की है, फिर आगे जाकर वो अपने मामलात दुरुस्त कर लेते हैं। अब जो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है वो भी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े खास आदमी है, उन्हीं की मदद से सियासत करते हैं। इसी तरीके से जरदारी साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहस बेमानी है, किसने सपोर्ट नहीं की पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सबने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत किया। अब ज़हीर अब्बास खोखर साहब, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ऐसा मुश्किल वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर सियासी पार्टी पर आया। क्या तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी सर? क्या इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर ये सारे शौक जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा? जी मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी और मजीद इसमें जान आएगी। और जिस तरह से जो लोग हैं कमजोर असाब के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होगी और जो मजबूत असाब के लोग हैं वो इसमें ठहरे रहेंगे और वो हर किस्म के चैलेंज का जो है वो फेस करेंगे। और प्लस ये है कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं, मेन चीज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है कि जी जल्द से जल्द जो है इलेक्शन जो है होगी ना सर, इलेक्शन तो वक्त में होंगे, वो तो हम सारे कहते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो लोग छोड़ रहे हैं जो आपकी कोर टीम थी सूबों में और वफाक में, अब आप कह रहे हैं कि वो क्योंकि थोड़े हौसले के लोग थे वो छोड़ के चले गए, अब अगर अगली दफा आप आएंगे तो क्या आप नई टीम के साथ आएंगे फिर? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरे पाकिस्तान पर जो मुश्तमिल एक पार्टी है, वो कोई रीजनल या कोई इलाकाई पार्टी नहीं है। और हमारे ग्रास रूट्स लेवल से लेके हमारी मुख्तलिफ टीयर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ टीयर्स को जो है वो उसमें लीडर्स पैदा किए हैं। और यूथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा हमारी जो खवातीन माएँ बहनें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जिस तरह से वो अलंबरदार हैं और जिस तरह से उनको अवेयरनेस आई है, पोलिटिसाइज हुई है खवातीन, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का 55% ऑफ पाकिस्तान की खवातीन है। और यूथ जो है वो भी आपको मालूम है कि 60% जो है वो यूथ है हमारे इधर पाकिस्तान में। तो ये सारा वोट बैंक इमरान खान का है और इमरान खान वो लीडर है जिसने आम आदमी को सियासत में लेकर आया और आम आदमी को उसने असेंबली तक पहुंचाया और वो स्टूडेंट्स को असेंबली तक पहुंचाया, नौजवानों को असेंबली तक पहुंचाया और जिन लोगों ने सोचा नहीं था उनको सेनेटर्स बनाया। ऐसे अच्छे मीडियोकर क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से लोग सेनेटर हैं। सर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स से अली गौहर बलोच साहब, एक बड़ा वोट बैंक आज भी खान साहब के साथ खड़ा है। कतई नहीं। देखिए 2013 का एक वाहिद इलेक्शन है 18 का, जिसमें खान साहब अगर इक़्तिदार में आए हैं तो ये नविश्ता दीवार है कि वो वोट चुरा कर आएँ। ये लोग टॉक शोज़ में बैठ के दायरे तस्लीम नहीं करेंगे जो उनके सपोर्टरान हैं, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो
किस तरह से वो मतलब है नैब न्यादी गठजोड़ हुआ, किस तरह से सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करवाया गया। अब तो जेलों में बंद करने वाले भी बयान दे गए हैं, साबित कर गए हैं कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर था कि मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं निकालना। देखें 2002 का इलेक्शन नवाज़ शरीफ इलेक्शन से बाहर, 2008 का इलेक्शन नवाज़ शरीफ इलेक्शन से बाहर, 2018 का इलेक्शन नवाज़ शरीफ इलेक्शन से बाहर। तो ये इमरान नियाज़ी साहब एक दफ़ा इक़्तिदार में आए और वो भी इक़्तिदार में आए हैं वो RTI सिस्टम के ज़रिए वोट चोरी करके अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करवा के फिर भी नवाज शरीफ का वोट बैंक नहीं ख़त्म करवा सके। फिर भी नहीं, कमेंट इनके टाइम हो चुका है। फिर यकीन करें अब इमरान नियाज़ी सर्टिफाइड दहशतगर्द है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान की फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और नहीं, अनफेयर नहीं है। देखिए इसका मतलब है आप कहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में इमरान नियाज़ी ने करवाया वो ठीक करवाया, मतलब है जो कोर कमांडर हाउस में घुसकर आग लगाई है, अदनान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ठीक है। आप ये कहते हैं कि जो जहाजों को आग लगाई गई है वो भी ठीक है। आप ये कहते हैं कि जो मोटरवेज को आग लगाई गई है वो, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक है, अथॉरिटीज डिसाइड कर चुकी हैं। ये तो सब JIT बनी है अभी तो, जिनकी ऑडियो जियो फेंसिंग है, अच्छा ये सारे लोग अब भाग रहे। ये उसकी मुल्क दुश्मनी को देखकर भी कुछ लोग जा रहे हैं। खोखर साहब जल्दी, सारे लोग शरीफ लोग हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी। खोखर साहब कुछ लोग उसकी मुल्क दुश्मनी को देख के जो है वो जा रहे हैं। खोखर इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हाई पावर जुडिशियल कमीशन बने और इन्हीं के लोग उसमें से सामने आएंगे, इन्हीं के लोग, इन्हीं की प्लानिंग सामने आएगी। ओ भाईजान, सलमान साहब सर्टिफाइड दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान के इमलाक को आग लगवाई है। सलमान साहब का कमेंट जिसमें तमाम लोगों, मुझे ये बताएं मुराद सईद की ऑडियो क्या है, वो जरा सुनाएं जी। सर JIT डिसाइड करेगी ना। मुराद सईद की ऑडियो क्या है, सुनाएं। सलमान साहब, आज तक 70 साल तारीख में किसी ने ये किरदार अदा किया। मुझे ये बताएं जिस बंदे की 8 मिनट में 8 जमानतें होती हों, जिस अदालतों में ये खड़े होकर कहा जाए कि भाई इमरान नियाज़ी नाम का कोई बंदा भी हो तो उसको भी गिरफ्तार नहीं करना। ये सहूलतकारियां खत्म होने के बाद देखेंगे कि वोट बैंक कितना है। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, अक्टूबर में इलेक्शन आ रहा है, लग पता जाएगा कि इमरान नियाज़ी साहब से जो बैसाखियां उतारी जाएंगी वो कितने पानी में खड़े हैं। माशाल्लाह सहूलतकारी तो पाकिस्तान में शरीफ खानदान को भी बहुत मिली है। गौर साहब, अगर आप तारीख के तालिब इल्म और सियासत के तालिब इल्म में तोड़ी गई नवाज शरीफ की, लेकिन आप नवाज शरीफ के साथियों को नहीं तोड़ लें। सर कमेंट तो ले लें। अली गौर बलोच साहब वो स्काइप पे हैं। अली उन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया है, उनकी आवाज उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, उन्होंने चागी के मकाम के ऊपर इंडिया को जवाब दिया, धमाके करवाए, पाकिस्तान की कौम का पूरी दुनिया में सर फख्र से बुलंद किया। वो इमरान नियाज़ी की तरह लोगों के बच्चों को पकड़वाते नहीं है और खुद घर में चूहों की तरह छुप के नहीं बैठ जाते। वो बांगे कौल मैदान में आए हैं, उन्होंने अमेरिका की अरबों रुपए की ऑफर ठुकराई जूते के नोक के ऊपर। इमरान नियाज़ी आज भी अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा है। साइबर का वो स्काइप में साहब, आप ये तकरीर फैसलाबाद के घंटा घर में कर ले, टीवी में तो नहीं करनी ना आपने मेरे भैया। बात है कि जो मैंने आपके सामने बात किया कि ये नवाज शरीफ साहब की भी सारी सियासत उसी सहूलतकारी के ऊपर चल रही है। वो दवाई लेने भी आ सकेंगे, असूलों पर मबनी है। नवाज शरीफ साहब की सियासत एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छुप के नहीं बैठा।